बेटा आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो अपना 16th लेक्चर है। ठीक है, और ये फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट चल रहा है, तो अपना ये 16वां लेक्चर है। इसमें पढ़ रहे हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इट इज़ द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम या फिर कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, यानी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने एक सरफेस मान लिया, अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस के जैसे इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो इस पॉइंट पे भी कितना हो, 2 वोल्ट हो, इस पॉइंट पे भी कितना हो, 2 वोल्ट। तो जितने भी सरफेस पे पॉइंट है, अगर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब आगे पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि जब हम चार्ज को क्या करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाए, तो कभी भी वर्क नहीं होता, यानी कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे मान के चलते चार्ज है, ये चार्ज कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे जो चार्ज है वो है पॉइंट ए पे। कौन से पॉइंट पे है, ए पे। इसको हमें किस पे लेके जाना है, इसको हमें लेके जाना है पॉइंट बी पे। तो जब हम चार्ज को पॉइंट ए से बी पे लेके जाएंगे तो हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइड बाय चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो सॉरी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वर्क बाय चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं। तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उस वर्क को क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें कि पोटेंशियल सरफेस की, तो जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे होगा, पॉइंट बी पे, क्योंकि एक ही पोटेंशियल सरफेस है। अगर दोनों पोटेंशियल ए और बी पे सेम है तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डिफरेंस जीरो आएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी की पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो हमेशा वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क क्या कहलाता है, जीरो। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटते नहीं है। क्यों, देखो, जैसे मान के चलते हैं फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फर्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके प्रत्येक पॉइंट पे हमने मान लिया पोटेंशियल है 3 वोल्ट, प्रत्येक पॉइंट पे कितना है, 3 वोल्ट। और जो सेकंड वाला की पोटेंशियल सरफेस है उसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट के हिसाब से 3 वोल्ट होगा और सेकंड के हिसाब से 4 वोल्ट होगा। तो एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट और 4 वोल्ट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी दो एक ही पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक ही पोटेंशियल सरफेस पे तो एक ही पोटेंशियल होता है जो सेम रहता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस पे मान के चलते कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड। और वो कैसे होगी, वो होगी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो कैसे होगी, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर सरफेस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव है तो कैसे हो जाएगी, इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ तक की जो बातें पढ़ी किसके बारे में पढ़ी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तीन प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पे लेके जाते हैं तो हमेशा वर्क क्या होगा, जीरो। सेकंड क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट
नहीं सकते। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका सिंबल क्या होता है, फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, देखो ये बताता है इट डिफाइन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन सरफेस एरिया, कि कोई भी सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के अंदर से, ये सरफेस एरिया हमने मान लिया एस, तो इस सरफेस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे नहर के अंदर से पानी चलता है, तो नहर के अंदर, नहर का जो सरफेस एरिया है उसमें से कितना पानी जा रहा है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होती है, किसकी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके साथ, जो सरफेस एरिया होगा, यानी जो भी सरफेस एरिया है इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी, उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिख सकते हैं ई डॉट एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और सरफेस एरिया हम क्या लेके चल रहे हैं, जो सरफेस एरिया वो एक एरिया वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर एरो लगेगा, और दोनों के बीच कौन सी प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट। अगर ये सरफेस एरिया स्मॉल है तो ds आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो भी क्या होगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इस एरो को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोस, तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, डी एस और ई के बीच का एंगल, यानी जो सरफेस एरिया है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी से इंटीग्रेशन कटेगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे बार बार यूज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का अगर हम टोटल देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया को देखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे तो क्या बनेगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी होती है, स्केलर। अगर यूनिट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और सरफेस एरिया है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो फोर्स का क्या था, m1 L1 T-2, और सरफेस एरिया का L2, डिवाइड में चार्ज है तो AT, तो क्या बन जाएगा m1L3T-3 और A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये अपना 16वां लेक्चर था जिसमें हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। अब आगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका गॉस थ्योरम में यूज होता है, जो गॉस थ्योरम आएगी वो इम्पोर्टेंट है, उसकी 4 एप्लीकेशन होती है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छी तरह से समझना, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही, बाकी कल।